हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्स क्लासेज। मैं हूं राम प्रवेश कुशवाहा और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग का एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। जो मैं इस साल सोचा हूं कि इसको आसान तरीक़ा से समझा दूं। तो ये आपका क्वेश्चन है, अवायवीय और वायवीय श्वसन में एक अंतर स्पष्ट करना। विभेद मतलब अंतर होता है। ये मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीका से बताना चाहता हूँ कि ये आप लोग के लिए कैसे आसान हो जाएगा, जो आप लोग बिना रट्टे इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, हम आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अवायवीय और वायवीय श्वसन जानने से पहले एक शब्द आता है इसमें, श्वसन। पहले ये समझा जाए श्वसन क्या है। तो श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा ऊर्जा उत्पादन करना होता है। जब कोई भी प्राणी जगत का कोई भी छोटा या बड़ा जब वो भोजन को ग्रहण करता है तो वो ग्रहण जब करेगा तो उस भोजन का पाचन होगा, यानी पाचन की क्रिया होगी। वो पाचन की क्रिया तभी संभव है जब ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के ग्रहण की उपस्थिति में भोजन पाचन की क्रिया शुरू करता है। और जब पचेगा तो उसके बाद में क्या होगा, उसी ग्लूकोज का निर्माण होगा। उसी ग्लूकोज से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलेगा, जिससे क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा, जो एटीपी बोलता है, जैव ऊर्जा का, तो उसको हम लोग, ठीक है ना, वही निर्माण होता है। तो ये श्वसन की क्रिया के जरिए आपका ये श्वसन दो चरणों में, मैंने श्वसन की दो क्रिया हो जाती है, एक अवायवीय एक वायवीय। अब जहाँ बात की अवायवीय और वायवीय कब उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर वही मैं अंतर लिखा हूँ। पहला अंतर क्या रहा है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यहाँ स्पष्ट नहीं, मैंने यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया, लेकिन इसका मुख्य चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। क्या चीज, यहाँ इसका मतलब होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पचने के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है। उसी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण हो रहा है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। और यही क्रिया इसमें जो होती है अवायवीय श्वसन में, इसमें भी ग्लूकोज का ही विखंडन होता है, लेकिन यह विखंडन जो होता है ना, इसके विपरीत होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना, ऑक्सीजन नहीं होता है। यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में बोला है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तब वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। और इस तरह से हम एक और चीज आपको बताना चाहूँगा कि ये वायवीय श्वसन कब उत्पन्न होगा, ये अवायवीय श्वसन कब उत्पन्न होगा। जब हम भोजन कर लेंगे तो उसको भोजन को पाचन की क्रिया करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तभी वायवीय श्वसन की क्रिया चालू हो जाती है। और अवायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा न होने पर ये चालू होती है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये ऐसा कब हो सकता है, ये कब हो सकता है। तो हमारे संसार में बहुत प्रकार से छोटे जीव जंतु होता है, बड़े जीव जंतु होता है, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, किसी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो कई प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु आता है, जैसे मैं सूक्ष्म जीवाणु का नाम लूँगा। तो सूक्ष्म जीवाणु में आता है आपका अवायवीय श्वसन, क्योंकि छोटा छोटा जीव जंतु होता है, उसको पर्याप्त मात्रा में, मतलब ज़्यादा पर्याप्त मात्रा ऊर्जा नहीं चाहिए, उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, यानी वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही क्रिएशन कर लेता है। कुछ अवायवीय जीवाणु है, कुछ आपका जो पेशीय जंतु है जो आप उसके अभाव में, जैसे हम लोग श्वसन जो ग्रहण करते हैं, हम लोग वायवीय श्वसन को ग्रहण करते हैं, माने वायवीय श्वसन की उपस्थिति हम लोग आते हैं, तो हम लोग के कभी शरीर में भी ऑक्सीजन का अभाव आ जाती है। तो उस उपस्थिति में क्या होता है, हम लोग शरीर में पेशी उत्पन्न होना, बोले ना, पेशीय जंतु करने लगता है। तो हम लोग पेशीय जंतु हैं, हम लोग के शरीर में क्या होने लगती है, ऑक्सीजन की अभाव आने लगती है। उस उपस्थिति में हम लोग शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण से हम लोग क्या होती है, दर्द ऐंठन आने लगता है, तब हम लोग के शरीर उत्पन्न होती है। सूक्ष्म जीवाणु जैसे ईस्ट है,
ईस्ट में हम लोग का अवायु ईस्ट जो भी छोटा छोटा जीव जंतु होता है उस ईस्ट में आपका अवायवीय श्वसन उत्पन्न होता है, क्योंकि उन लोगों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं चाहिए। उस उपस्थिति में बता रहे उसका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण इस उपस्थिति में होता है, इसका ग्लूकोज इस उपस्थिति में होता है। अब वायवीय श्वसन के 2 चरण हो जाता है। वायु श्वसन के 2 चरण होता है। पहला चरण है कोशिका द्रव्य, दूसरा चरण माइटोकांड्रिया। तो वायवीय श्वसन की जो भी क्रिया होती है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले कोशिका द्रव होता है। जब भी हम लोग कोई भी भोजन को ग्रहण करते उसका ऑक्सीकरण जब होता है तो जब वो ग्लूकोज में बदलता है तो उसका पहला क्रिया ग्लूकोज का विखंडन की पहला क्रिया कोशिका द्रव में होती है। बाकी पूर्ण क्रिया जो होती है वो माइटोकांड्रिया में चला जाता है। माइटोकांड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होने लगता है और उन सारे ऊर्जाओं को एक संरक्षित के रूप में हमारा एटीपी का निर्माण होता है जिसको जैव ऊर्जा कहते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। वह आपका क्या होता है एक संचित ऊर्जा के रूप में स्टॉक हो जाता है जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिकीय ऊर्जागिरी कहते हैं। ये कोशिकीय ऊर्जागिरी क्या करता है, जब ऊर्जा की जरूरत पड़ता है तब हमारे प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा स्टॉक होता है उसको दे देता है। वो यहाँ माइटोकांड्रिया में काम करता है। तो इसलिए माइटोकांड्रिया में द्वितीय चरण पूरा आपका वायवीय श्वसन की पूरा क्रिया समाप्त हो जाती है जिसमें ऊर्जा का निर्माण भरपूर मात्रा में होता है। इसमें इसकी पूरी क्रिया मात्र कोशिका द्रव में हो जाती है। एक चीज कोशिका द्रव की चर्चा हुई है, कोशिका द्रव में भी बहुत सारी रचनाएं होती है। कोशिका द्रव में आपको 8-9 रचनाएं भी लगभग देखा जाता है जिसमें आपको सबसे पहले अंतःप्रदिजालिका होती है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। उसी तरह से आपको आपका मतलब उसमें भी हम देखता हूँ बहुत तरह के मतलब केंद्र में उसमें मतलब कोशिका द्रव में बहुत सारी रचनाएं बिखरी होती है जो कि सब एक दूसरे का मतलब काम करते रहना होता है। जैसे इसमें एक आप लाइसोसोम का नाम सुनेंगे, इसमें तो खैर बात उतनी चर्चा नहीं करना है क्योंकि हम लोग का श्वसन के बारे में पढ़ना है। लाइसोसोम की जिक्र करता हूँ। लाइसोसोम एक ऐसा कोशिका होती है जो आत्महत्या की थैली होती है। वो कंट्रोल ऑफ द पावर होता है, सबको कहता है कंट्रोल, सबको कंट्रोल करके रखता है। अगर वरना काम नहीं करेगा लाइसोसोम मैंने कोई काम उसमें की जितना सारी रचना होती है वो अगर काम सही ढंग से नहीं करेगा तो उसको क्या करता है खुद मार देता है। खुद मार कर क्या करता है उसे नष्ट कर देता है। वही कोशिका द्रव होता है। उसमें बहुत सारी रचनाएं होती है, यानी पोषण की क्रिया करने के लिए, उत्सर्जन के लिए, परिवहन के लिए हर तरह की रचनाएं कोशिका द्रव में मौजूद होता है। तो वहाँ आप अब वायु श्वसन की क्रिया जो होती है छोटी छोटी जीव जंतु करता है तो वो सारी क्रिया कोशिका द्रव में मौजूद होता है। वो सारी क्रिया क्या करता है पाशी की ऑक्सीजन की क्रिया कर लेता है। इसीलिए पूरी क्रिया जो होती है कोशिका द्रव में इसका समाप्त हो जाता है। तीसरा स्टेप होता है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। राइट बात है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और वो पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है माइटोकांड्रिया में होता है। और जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उसके उपरांत में क्या मिलता है CO2 और जल का निर्माण करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। CO2 और जल का निर्माण होता है जो हम ये CO2 हमारे लिए आवश्यकता नहीं होती है और जल का निर्माण होता है ऊर्जा का। ऊर्जा हमारे लिए जरूरत होता है और CO2 हम लोग क्या करते हैं वायुमंडल को छोड़ देते हैं और जल को क्या होती है हम लोग विसर्जन कर लेते हैं और बाकी ऊर्जा जो होती है मेरे शरीर की उपयोगी में हो जाता है। इस तरह से हम लोग का ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन का ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकांड्रिया में पूरा हो जाती है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और इसके उपरांत में मिलता है। लेकिन ग्लूकोज का आंशिक जब ऑक्सीकरण होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। जैसे इसमें लिखा गया है पायरुवेट का निर्माण होता है। पायरुवेट जब भी निर्माण करेगा तो ईस्ट करेगा, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु करता है। इथेनॉल का निर्माण भी करता है और पेशीय उत्तजंतु जो होता है वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। उसी तरह से इसमें ब्यूटेनॉल का भी निर्माण होता है जो ऑक्सीजन की पूरे अभाव में रहता है। लो ये सब जीवाणु छोटे छोटे जीवाणु इस तरह से। हाँ इनमें क्या चीज लिखा है CO2 का निकलना हो भी सकता है, नहीं कभी कभी निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकती, ये मायने नहीं रखता है। तो इस तरह से ग्लूकोज का जब आंशिक विखंडन होगा तो इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको
पायरुवेट, इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल सबका निर्माण होगा, लेकिन ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं होगा, बहुत कम मात्रा में, जैसे नीचे लिखा गया है। जब ये वायवीय श्वसन की क्रिया होती है तो इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है, मतलब जैविक ऊर्जा। एक बार जब वो अणु टूटता है तो 38 एटीपी मैंने जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, जो कि हम बड़े बड़े जीव जंतुओं को काफ़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो उसको ज़्यादा मतलब ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है एटीपी और जो मैंने एटीपी का निर्माण करता है, जैव क्रिया का निर्माण करता है, जैव पदार्थ का। इसमें जो होता है केवल 2 अणु एटीपी का निर्माण करता है, इसमें बहुत कम ऊर्जा का निर्माण हुआ क्योंकि यह ऑक्सीजन के अभाव में होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा इसमें वायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है मैंने इसके उपस्थिति में ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन होगा, इसमें कम ऊर्जा का उत्पादन होगा। अब आपको ये सब 5वें स्टेप तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। 38 एटीपी अणु के निर्माण होने से हमारे जो बड़े बड़े जीव जंतु होता है उन लोगों में ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो जाता है और इसमें सबसे कम हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर वीडियो समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में आया होगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कहीं आपको इसमें मतलब समझ नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यहाँ पर हमको समझ नहीं आया। मैं उससे कोशिश करूँगा आपको सेपरेट वीडियो बनाकर फिर से दोबारा दिखाऊँगा।